हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो ज्योग्राफी के एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है ये आपके एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, साथ ही साथ आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आपका एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कई सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं आखिर इस इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली स्टूडेंट जो डेटा टाइप की इमेजेस होते हैं, जहाँ पर आपको डेटा दिया गया है, उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो आज जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और आपको कैसे उनका प्रिपरेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो डेटा बेस्ड है, टेबल बेस्ड है, जहाँ आपको टेबल को स्टडी करना है और स्टडी करने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। तो डेटा देखकर या इस तरह के टेबल बेस्ड क्वेश्चन देखकर आप डरिएगा नहीं, बल्कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप इस तरह के टेबल में जाइएगा और उस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। पहले ही उस टेबल का एनालिसिस करना शुरू मत कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ईयर वाज द डेसिनियल ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन द हाईएस्ट इन इंडिया। तो अब आप इस टेबल में देखिए, इस टेबल में आपको क्या क्या पूछा है। तो यहाँ हमें सबसे पहले हाईलाइट करना है कि पूछा क्या गया है। पूछा गया है डेसिनियल ग्रोथ। अब ये जो डेसिनियल ग्रोथ पूछा गया है, हाईएस्ट पूछा गया है कि लोएस्ट पूछा गया है, वही हाईएस्ट पूछा। तो अब आप इस टेबल में क्या है, आपके टेबल में ईयर मेंशन किया गया है, नंबर ऑफ टाउन्स मेंशन किया गया है, अर्बन पॉपुलेशन को इन थाउजेंड्स किया गया, प्लस परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन भी मेंशन किया गया है कि पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड में यानी कि 1901 में परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कितना था, राइट। तो 10.84 था आपका 1901 में। अब 2011 में ये कितना हो गया है, अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज 31.16, यानी कि टोटल जो हमारे इंडिया का पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट पॉपुलेशन जो है आपके अर्बन एरिया में जो है जाकर के सेटल होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये है आपका डेसिनियल ग्रोथ। तो क्वेश्चन में पूछा है, इन विच ईयर वाज द डेसिनियल ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इज हाईएस्ट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच वाज द टोटल अर्बन पॉपुलेशन इन द ईयर 2001। तो 2001 में क्या पूछा गया है, 2001 में आपका पूछा गया है कि टोटल अर्बन पॉपुलेशन कितना है। तो टोटल अर्बन पॉपुलेशन आपको डायरेक्ट, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ना बहुत ज्यादा स्टडी करना, टोटल अर्बन पॉपुलेशन को आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्या है, हाउ मच वाज द टोटल ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ टाउन्स ईयर 1901 से 2011 इन इंडिया। अब यहाँ पर बोला है कि टोटल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ टाउन्स। अब कौन से टाइम पीरियड में बोला है आपका टाउन्स का ग्रोथ। तो 1901 में टोटल नंबर ऑफ टाउन्स कितने और 2011 आते आते ये टोटल नंबर ऑफ टाउन्स कितने हो गए। ओके, तो ये तीन क्वेश्चन इस पर्टिकुलर जो है आपके इंडिया का ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन से पूछा गया है। तो चलिए अब इनके आंसर्स को देखते हैं। सबसे पहला क्या है, इन ईच विच ईयर वाज द डेसिनियल ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वाज हाईएस्ट इन इंडिया, ठीक है। आंसर इज व्हाट, 1981 में जो है डेसिनियल ग्रोथ जो है इंडिया में हाईएस्ट था और ये कितना परसेंट था, 46.14%, राइट। तो 1981 में आप देखिए, दिस इज 19 और आपका डेसिनियल ग्रोथ कितना है 46.14, और बाकी आप जितना भी देखें इन सब में आपको डेसिनियल ग्रोथ जो है 40 के ऊपर केवल एक ही प्लेस है जहां पर आपको दिख रहा है, दैट इज व्हाट 41.42। अब ये 41.42 कब था, इट वाज इन 1981, ओके। और इसके अलावा जिस तरह से हाईएस्ट पूछा गया है, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए लोवेस्ट कब था। तो लोएस्ट का आप अगर देखें तो लोएस्ट आपको कब दिख रहा है, दैट इज 0.35, ये आपका
1911 में जो है आपका डेसिनियल ग्रोथ जो है ये कितना था 0.35। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या बोला, हाउ मच वाज द टोटल अर्बन पॉपुलेशन इन व्हाट, इन 2001। तो वो कितना है आपका अर्बन पॉपुलेशन इन 1000, 2,85,355, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या है, दिस इज। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, दैट हाउ मच वाज द टोटल ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ टाउन्स। नंबर ऑफ टाउन्स में टोटल ग्रोथ कितनी है, 1901 में टोटल टाउन्स कितनी, 1827, और उसके बाद 2011 में आकर ये कितना होता है 1171। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर उसे माइनस करना है एंड यू विल गेट आंसर व्हाट, दैट इज 4344। ठीक है, 4344। और अगर परसेंटेज का कैलकुलेशन देखा जाए 238% ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल रहा है नंबर ऑफ टाउन्स के इंक्रीजमेंट में। ठीक है, अब चलते अगले क्वेश्चन। स्टडी द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो अब ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको इस इमेज को देखकर आइडेंटिफाई करना है कि आपके ये इमेज कहाँ से लिया गया है। तो स्टूडेंट, जो आपके वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट है वहां से बहुत सारे इमेज कवर होते हैं। ठीक है, तो आप उन सारे इमेजेस को कंप्लीट कर लेना। ऐसे इस वीडियो में मैंने बहुत सारी इमेजेस को लिया हुआ है, फिर भी कुछ छूट जाए तो एक बार देखना जरूर, क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं कि ये जितना मैंने दिया बस उतना ही आपको पढ़ के जाना है, बल्कि आपको और भी पढ़ना है। ठीक है, जितने भी इमेजेस है आप उस पेज की इमेजेस में जितने भी पॉइंट है, जिस पेज में इमेज है, डेटा है, आप उनको भी पढ़िएगा। भाई अब ये जो क्वेश्चन है आपका पिक्चर बेस्ड वाला है। अब इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे एकदम सिंपल तरीका, यहाँ इस इमेज के लिए क्या है, दैट इज डेल्टा ऑफ द नाइल। अब जब डेल्टा ऑफ द नाइल दिया हुआ है तो यहाँ पर एक कैनल है, राइट, एंड दैट कैनल जो है, ये जो कैनल का इलाका है दैट इज स्वेज कैनल वाला आपको क्वेश्चन पूछा। तो आपके क्वेश्चन दो है यहाँ पर कैनल बेस्ड, एक आपका स्वेज कैनल है और एक पनामा कैनल है। तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। इनके जो लोकेशंस है, इंपॉर्टेंट की पोर्ट्स है, इन सबके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके फीचर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी सबसे पहले हम करते हैं स्वेज कैनल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। नाउ पहला क्वेश्चन क्या बोला, नेम द वाटरवे गिवन इन द पिक्चर। तो डेफिनेटली आंसर हमें पता है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज स्वेज कैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेम द टू सी कनेक्टेड बाय दिस वाटरवे। अब इस वाटरवे से तो कौन कौन से सी कनेक्टेड होते हैं, तो एक ये वाला और एक यहाँ। तो ये दोनों सी के नाम क्या है, एक हो गया आपका नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी, और उसके अलावा साउथ में आपका कौन सा सी आएगा, साउथ में आपका रेड सी आएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, नेम द पोर्ट्स मार्क्ड एज ए एंड बी। तो इस तरह की इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको ऐसे ए और बी दो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पॉइंट दिए जाएंगे मार्क करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका कौन सा दिया हुआ, दिस वन ए एंड दिस वन इज बी। तो अब ए कौन सा है और बी कौन सा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ए में क्या है, ए इज पोर्ट सेट और बी है पोर्ट स्वेज। ठीक है, ये क्या है आपका पोर्ट सेट और नेक्स्ट क्या है आपका पोर्ट स्वेज, राइट। तो ये हो गया आपका लोकेशन। ठीक है, ये हो गया आपका लोकेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड विद व्हाट, अगेन रिलेटेड विद द स्वेज कैनल। अब इससे रिलेटेड तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अगेन आइडेंटिफाई द सीपिंग कैनल। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, उसमें बोला वाटरवे आपको आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो, सेम ही क्वेश्चन है लेकिन खाली पूछने का तरीका आपको अलग करना है, राइट। अब पूछा कैसे गया है, आइडेंटिफाई द सीपिंग कैनल इन द गिवन पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। आपको आइडेंटिफाई करना है और नाम लिखना है। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या है, दैट इज स्वेज कैनल। नेक्स्ट क्या है, नेम द टर्मिनल पोर्ट ऑफ दिस वाटरवे। तो इसके पहले जो हमने इमेज किया था उसमें हमने क्या देखा था, ए और बी लोकेट किया, यानी कि मेन दो टर्मिनल सेंटर्स को वहां पर स्टेशंस को लोकेट किया गया। लेकिन यहाँ पर कोई लोकेशन नहीं दिया है, यहाँ पर कोई मार्किंग नहीं है, बल्कि आपको सीधे बोला है टर्मिनल पोर्ट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जस्ट अभी मैंने बताया पोर्ट सेट आपका नॉर्थ में है और पोर्ट स्वेज आपका साउथ में है। हो गया दो टर्मिनल पोर्ट्स ऑफ स्वेज कैनल। ओके,
नाउ द थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इस वाटरवे। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो भी पूछे जाएंगे तो आपको वो भी याद रखना। तो केवल वाटरवे का इमेज दे दिया, आपको कोई भी ऐसी इमेज देकर आपको उस पर्टिकुलर रिलेटेड इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना पड़ेगा, फीचर्स आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस स्वेज कैनल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स स्वेज कैनल का क्या है, that it gives Europe a new gateway to the Indian Ocean। स्वेज कैनल क्या कर रहा है, यूरोप को एक नया गेटवे दे रहा है, कहाँ आने के लिए, इंडियन ओशन। तो पहले क्या होता था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तब स्वेज कैनल नहीं बना था, तो वो कौन सा रूट को फॉलो करके आते थे, वो अटलांटिक ओशन से केप ऑफ गुड होप वाला रूट फॉलो करके इंडिया में आते थे, राइट। और वो रूट जो है बहुत डिफिकल्ट था, बहुत लंबी जर्नी करनी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही ये आपका स्वेज कैनल बना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि यूरोप से डायरेक्ट मेडिटेरेनियन को क्रॉस करके स्वेज कैनल के थ्रू हम इंडियन ओशन कर जाते हैं और इससे डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो गया, राइट। और ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा। ठीक है, सो इट गिव्स यूरोप अ न्यू गेटवे टू वर्ल्ड, न्यू गेटवे टू द इंडियन ओशन। कहां से आपसे पूछा जा सकता है, नेम ऑफ द वाटरवे। आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, नेम ऑफ द वाटरवेज, नेम ऑफ द वाटरवे दैट प्रोवाइड अ न्यू गेटवे टू द इंडियन ओशन टू यूरोपियन, राइट, टू व्हाट, टू यूरोपियन कंट्रीज। तो अब उसका आंसर क्या होगा, अगेन द आंसर इज स्वेज कैनल। तो इसने क्या प्रोवाइड किया, पहला पॉइंट क्या होगा, न्यू गेटवे प्रोवाइड करते हैं। और सेकेंड पॉइंट क्या होगा, रेड्यूस डायरेक्ट सी रूट डिस्टेंस, राइट। क्या करता है, रेड्यूस कर रहा है डायरेक्ट सी रूट डिस्टेंस, कहां से कहां तक का, तो डायरेक्ट सी रूट डिस्टेंस फ्रॉम लिवरपूल एंड कोलंबो। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, लिवरपूल एंड कोलंबो के बीच का सी रूट जो है ये कम कर रहा है कंपेयर टू द केप ऑफ गुड होप रूट। ओके, नेक्स्ट फीचर क्या है, इट इज अ सी लेवल कैनल विदाउट लॉक। तो इसमें और पनामा कैनल अगर आप पढ़ें, मैं सारे पॉइंट आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितना ज्यादा हो सके अगर आप कोरिलेट करके पढ़े तो ज्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा भी है, राइट। और आप बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं, घबरा भी जाते हैं, अरे ये भी पढ़ना है वो भी, तो घबराना नहीं है, बस उसको लिंक करके समझकर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के आप बोर्ड के लिए सही तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे, ना कि आज आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया फिर दूसरा क्वेश्चन फिर तीसरा, केवल क्वेश्चन पढ़ने से, बल्कि उसको समझकर प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ना। तो जब हम पनामा कैनल पढ़ रहे हैं, जब हम स्वेज कैनल पढ़ रहे हैं तो हम पनामा के साथ भी क्यों ना कंपैरिजन कर ले जरा बहुत। इससे क्या होगा कि दोनों क्वेश्चन के आंसर लिंक हो गए और एक साथ दोनों आपका रिवीजन हो गया। क्योंकि कई बार एग्जाम में, क्योंकि हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो पूछ ही सकते हैं, तो आप ये भी अपने नोट्स में लिख के रख लीजिए जब आप इस इमेज बेस्ड क्वेश्चन को कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन स्वेज कैनल एंड पनामा कैनल, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो डिफरेंसेस कैसे हम लिखेंगे, दोनों के लोकेशन बेस पे लिखेंगे, दोनों को किसने बनाया इसके बेसिस पे, कौन से साल में कौन सा सी लेवल है, कौन सा सी लेवल नहीं है, किसमें लॉक्स पाए जाते, किसमें लॉक्स नहीं पाए जाते, ये सारा कुछ आपको अगर आप प्रॉपर एक मिनिमम छोटा सा आप स्टडी कर लेंगे तो इमीडिएटली ये आपको याद हो जाएगा। और कंपैरिजन बेस्ड स्टडी जब करते हैं तो ज्यादा जल्दी रिमाइंडर में आता है माइंड। ठीक है, तो लिवरपूल और कोलंबो के बीच का ये डिस्टेंस करता है, रिड्यूस करता है डायरेक्ट सी रूट। कहां से, क्योंकि पहले गुड होप ऑफ द केप ऑफ गुड होप वाला रूट था। ठीक है, इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज द सी लेवल कैनल विदाउट लॉक। वहीं पनामा कैनल जो है वो आपका विद लॉक है। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप कि स्वेज कैनल वाले ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा भी आपका इसी से ही रिलेटेड है। नेम द टू सीज कनेक्टेड बाय द स्वेज कैनल। तो एक्चुअली स्टूडेंट मैंने जितने भी इमेज आपके थे उन इमेजेस में अगर सिमिलर इमेज है, अलग अलग ईयर में अलग अलग क्वेश्चन पूछे, तो उन सबको लगभग आपको कंपाइल करके एक साथ इस वीडियो में दे दिया, ताकि आपको 10 बार अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स में भटकना ना पड़े। ठीक है, और आपका प्रिपरेशन इजी हो पाए। तो नाउ नेम द टू सी कनेक्टेड बाय द स्वेज कैनल। तो अभी हमने पढ़ा
चलिए अब आपको ये रिकैपिचुलेट भी हो जाएगा। तो नेम द टू सीज कनेक्टेड बाय द स्वेज कैनल। नंबर 1 मेडिटेरेनियन सी, नंबर 2 रेड सी। Why do we consider these as Europe's gateway to Indian Ocean? इसके पहले तो ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अब इसमें दे दिया। पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि स्वेज कैनल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, दैट इट इज एन इंपॉर्टेंट गेटवे, है ना, न्यू गेटवे यूरोप से कहाँ एंटर करने के लिए, इंडियन ओशन में एंटर करने के लिए, ठीक है। तो अब यूरोप गेटवे टू द इंडियन ओशन क्यों कहा जाता है, अब ये क्वेश्चन पूछा, यानी पूरा घुमा के आपको क्वेश्चन पूछा गया, राइट, सीधे सीधे नहीं बोला गया। तो अब इसका आंसर देखते हैं, क्यों इसे हम गेटवे कहते हैं, न्यू गेटवे कहते हैं। क्या इसके पहले कोई गेटवे नहीं था? तो अभी हमने डिस्कस किया था ना कि भाई पहले हमें जो अटलांटिक ओशन के रूट को फॉलो करके केप ऑफ गुड होप अफ्रीका को क्रॉस करते हुए फिर इंडियन ओशन में एंटर करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आ रहे, मिडवे से आ रहे हैं। तो दिस सी रूट जो है रिड्यूस डायरेक्ट डिस्टेंस टू प्लेसेस। तो उन टू प्लेसेस के नाम याद रखिएगा, लिवरपूल एंड कोलंबो, कंपेयर्ड टू द केप ऑफ गुड होप रूट, एंड इट इज अ सी लेवल कैनल विदाउट फ्लो व्हिच इज अबाउट 160 किलोमीटर, यानी इसकी लेंथ कितनी है, 160 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और डीप कितना है, 11 to 15 मीटर डीप है, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पार्ट है। अब ये जो जितना डीप है ना, इससे क्या होता है कि बड़े बड़े शिप को वहां से क्रॉस करने की बड़ी सुविधा होती है, ठीक है। तो अबाउट 100 ships were travel daily and each ship take 10 to 12 hours to cross this canal. Very important, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कितने शिप डेली जो है इस पर्टिकुलर कैनल को क्रॉस करते हैं, 100 शिप। लेकिन अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इस कैनल को कई बार लोग अवॉइड करके केप ऑफ गुड होप के रास्ते से चले जाते हैं, जबकि ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो भाई यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो टोल चार्जेस होते हैं ना, जैसे कि आप रोडवे में ट्रैवल करते हैं नेशनल हाईवे में, तो आप देखेंगे ना कि टोल गेट्स आते हैं, तो ठीक इस तरह से कैनल के भी टोल्स है, ठीक है। तो इसके टोल्स एक्चुअली बहुत हाई है, और अगर कोई जो है किसी को अगर टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जा सकते, तो वो दूसरा रूट जो है फॉलो करके चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से जाने के लिए उनको हेवी टोल टैक्सेस देने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस स्वेज कैनल का और एक बेनिफिट क्या है कि अ रेलवे फॉलोज द कैनल टू स्वेज एंड फ्रॉम इस्माइलिया देयर इज अ ब्रांच लाइन टू कैरो। यहाँ पर और एक सुविधा देखिए, जैसे हम उस पर्टिकुलर एरिया से जा रहे हैं, अगर वहाँ रेलवे के साथ कनेक्टिविटी है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारे सामान को हम इंटीरियर इलाके तक ला सके। तो ये बेनिफिट इस कैनल के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और इसके अलावा अ नेविगेबल फ्रेश वाटर कैनल कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द नाइल रिवर ऑल्सो जॉइन द स्वेज कैनल इन इस्माइलिया टू सप्लाई फ्रेश वाटर पोर्ट साइड एंड स्वेज। तो अब पोर्ट साइड एंड स्वेज को जो है फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है, तो फ्रेश वाटर मिलता है एक कैनल से मिलता है। अब ये कैनल कहाँ से है, फ्रॉम द नाइल रिवर, जो कि आपका कहाँ पर ज्वाइन करता है, ज्वाइन द स्वेज कैनल, कौन से प्लेस में ज्वाइन करता है, इस्माइलिया में ज्वाइन करता है। तो ये आपको याद रखिए। तो यहाँ के कुछ कीवर्ड्स, बाकी दूसरे पॉइंट ऑलरेडी हमने पढ़ा, सी कनेक्टेड, मेडिटेरेनियन और रेड सी कनेक्टेड, व्हाई इट इज कंसीडर्ड यूरोप्स गेटवे इंडियन ओशन, तो ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, वो भी हमने पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स, वन कैरेक्टरिस्टिक्स बोला, तो एक ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में हमने ऐड की, यहाँ पर पूछा ही हो गया है, लेकिन अब सेकंड थर्ड क्वेश्चन में भी फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स डाला है। तो बाकी जो पॉइंट आपने याद करके रखे हैं उसे आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा आपके आंसर कंप्लीट, अगर इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। नाउ चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। तो इंडियाज एक्सपोर्ट का जो चेंजिंग पैटर्न किस चीज का, कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब जब हम चीजें गुड्स और सर्विसेज अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में डेफिनेटली 2022 और 20 होगा, और ये उसी टेबल को लेकर हमने क्वेश्चन किया है, क्योंकि अब नए बुक में बहुत सारे अपडेटेड डेटाज है, तो उसके बेसिस पर आपको काम करना है, ना कि
आप पुराना क्वेश्चन पेपर ले लेंगे और पुराने डेटा के बेसिस पर आंसर याद करके चले जाएंगे और आपने एग्जाम में क्या किया, वो जो पुराना जो टेबल था ना, डेटा टेबल, आपने उसके आंसर याद किए थे, क्वेश्चन में आपने वो लिखा। तो बच्चों ये गलती मत करना, आप देखना कि ये कौन से ईयर का है आपके बुक में, आप उसके अकॉर्डिंग उसे टैली करना। कहीं से भी अगर आप क्वेश्चन पढ़े, आप हो सकता है सीबीएसई का आंसर की लेकर पढ़े या जो भी, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि जो न्यू अपडेटेड बुक में टेबल के नीचे जो डेटा कहाँ से हमने लिया है, सोर्स ऑफ दैट डेटा और उसका ईयर आपको पता होना चाहिए, वरना आप एग्जाम में पुराने सोर्स को याद करके चले जाएंगे जो आपको सिमिलर लगते हैं और आप आंसर वहां पर पुराने सोर्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जिससे आपका आंसर गलत होगा। ये गलती करने से बचिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने न्यू टेबल लिया है। हाँ, क्वेश्चन जो है इसके पहले के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आपका इस तरह का ही टेबल आया था, लेकिन वो टेबल पुराना है और उसका टाइम पीरियड भी दूसरा था। और अब यहाँ पर जो टेबल है ये इकोनॉमिक सर्वे का है, 2022-23 का है, ओके, जो कि आपकी न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है, ओके। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन। Now, in which year was the gap between import and export maximum? तो अब इस पर्टिकुलर टेबल में आपको क्या दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर टेबल में आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये दोनों डेटा दिया हुआ है। अब आपको बताना है कौन से टाइम पीरियड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप ज्यादा था। जब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप अपने बुक में इंटरनेशनल ट्रेड वाला इंडिया का जो टॉपिक है ना, वो ओपन करके आप पक्का वहां से देखिएगा, तो आपको इमेज क्लियर विजिबल होगा, तब आप उसे ज्यादा अच्छे से समझ भी पाएंगे, ओके। नाउ इन व्हिच ईयर वाज द गैप बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाज मैक्सिमम? तो द गैप इज हाईएस्ट इन 2021-22, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में क्या है गैप, कौन से साल में बहुत ज्यादा थी, तो वो गैप आप यहाँ पर देखिए, आपका ये आपका एक जा रहा है, ये आपका दूसरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो ये आपको दोनों के बीच में गैप इक्वल दिख रहा है। लेकिन यहाँ जब 120 में देखिए आप डिस्टेंस बढ़ गया, यानी कि गैप बढ़ गया। तो कौन से साल में ये गैप बहुत ज्यादा थी, ये गैप बहुत ज्यादा थी 2022 में। अब रीजन क्या है, इंपोर्ट शो शार्प प्राइस। इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट मतलब हम जब चीजें बाहर से मंगा रहे, तो जो बाहर से चीजें मंगा रहे हमें शार्प प्राइस देखनी, अराउंड 4.5 to 4.7 लाख अप्रॉक्स, व्हाइल एक्सपोर्ट आर अराउंड, एक्सपोर्ट कितना है 3.2 3.3 लाख करोड़। तो ये आप इमेज के साथ ही लिख के रख लेना ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा, ठीक है। तो 21-22 में इंपोर्ट में शार्प प्राइस देखने के लिए मिल रहा है और कितना लाख का आपको राइस देखने के लिए मिल रहा है, 4.5 to 4.7 लाख करोड़ की राइस देखने के लिए मिल रही है, अबाउट दैट। एंड एक्सपोर्ट में लगभग 3.2-3 लाख करोड़। तो द डिफरेंस इज मच लार्जर कंपेयर्ड टू ईयर, क्योंकि पहले इतना ज्यादा नहीं देखने के लिए मिल रहा है जितना 21-22। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द गैप बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मिनिमम? ओके, तो अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का गैप मिनिमम कब है? तो यहाँ हमने मैक्सिमम देखा, अब यहाँ हम देख रहे हैं दोनों के बीच में गैप मिनिमम कब है। अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया, अगर आपको हाईएस्ट पूछ रहा है तो आपको स्मॉलेस्ट भी पूछेगा, है ना, ठीक है। इस तरह से अगर आपको मैक्सिमम पूछ रहा है तो मिनिमम भी पूछेगा। तो गैप जो है दोनों के बीच में, यानी इंपोर्ट जितना था लगभग एक्सपोर्ट भी उतना ही होगा, तब आपके बीच में गैप कम दिखेगा, लगभग के बराबर में। तो ये है आपका टाइम पीरियड 2015 एंड 16 का टाइम पीरियड है, जब आपको गैप कम दिखेगा, व्हेन द गैप वाज मिनिमम, ठीक है। और मैक्सिमम 2021-22 में। रीजन क्या है, बोथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों डिक्लाइन कर रहे हैं, यानी दोनों बढ़ा नहीं बल्कि कम हो रहा है। हम एक्सपोर्ट भी कम कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कम कर रहे हैं, डिक्लाइन स्लाइटली एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन इज द लीस्ट। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस यानी जो स्टैंडिंग में आपको दिया है वो दोनों के बीच में कम है, डेफिनेटली इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये सबसे मिनिमम होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच ईयर हैड
इंडियाज एक्सपोर्ट तो हाईएस्ट अपवर्ड ट्रेंड ऐसा टाइम पीरियड जब इंडिया बहुत ज्यादा अपने प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्रीज बेच रहा है, यानी कि सेल कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो वो कौन सा टाइम पीरियड है? तो वो है आपका कब? तो एक्सपोर्ट सो द शार्पेस्ट इंक्रीज between 2016 and 17 and 21-22 with the peak value in 21-22, right? तो आपका आंसर क्या होगा? हाईएस्ट अपवर्ड ट्रेंड जो आपको एक्सपोर्ट में कब देखने के लिए मिलेगा? 2007 पीरियड में आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर? तो ये थे आपके किससे रिलेटेड क्वेश्चन? दैट इज रिलेटेड विद द एक्सपोर्ट के ट्रेंड में, यानी कि चेंजिंग पैटर्न इन इंडियाज एक्सपोर्ट। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर दैट फॉलो। तो अब ये आपका इमेज किससे है? तो दिस इज रिलेटेड विद वर्ल्ड पॉपुलेशन चैप्टर से, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पार्ट में, एंड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड ये इमेज है। ठीक है, तो अब इन इमेज में कितने मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज दिए हुए हैं? दैट इज 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इस इमेज में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ नेम द हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री। तो एज पर दिस इमेज द हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री इज व्हाट? इट इज चाइना इज द हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल कंट्रीज ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट आर शोन इन द फिगर। तो अगर हम 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जब देखते हैं, तो इसे अगर आपने मैप पे करके रखा होगा या फिर आप कंट्री भी ऑब्जर्व करें तो आपको दिखेगा कि एशिया के कितने नंबर ऑफ कंट्रीज इसमें ऐड होते हैं। चलिए हम देखते हैं, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, तो आपके कितने कंट्रीज हो गए? 6 कंट्रीज यहाँ पर ऐड। ठीक है, तो हाउ मेनी टोटल कंट्रीज ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट आर शोन इन द फिगर? तो आंसर इज 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू लैंडफॉर्म्स अफेक्ट द डेंसिटी पॉपुलेशन? तो अगर हम बात करें अबाउट द लैंडफॉर्म, किस तरह से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एशिया के है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट आपके बुक में दिया हुआ है, एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर व्हाट? वेयर पीपल आर फ्यू। तो अब एशिया के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग कम है। तो भाई लोग कहाँ पर रहते हैं? ऐसे इलाके पे जो प्लेन एरिया होती है, जहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होगी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का बच्चे एज पर लैंडफॉर्म, ठीक है, उसके बेसिस पर बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर माउंटेन हिली टेरेन के बारे में बात करें, ऐसे इलाके में पॉपुलेशन का, तो एशिया के कई ऐसे इलाके हैं, यानी कि ऐसे प्लेसेस है वेयर पीपल आर फ्यू, जहाँ पर लोग कम है, एंड फ्यू प्लेसेस, तो ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ लोग कम है, और फ्यू प्लेसेस यानी कि कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर आपको लोगों की संख्या ज्यादा मिलेगी। तो एज पर द लैंडफॉर्म, तो अगर आप इंडिया का ही एग्जांपल ले ले या आप चाइना का एग्जांपल ले ले, चाइना जो कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आती है, लेकिन चाइना का मोस्ट पार्ट जो है वो आपका क्या है? मोस्ट पार्ट जो है वो माउंटेनियस है। इंडिया का भी नॉर्थ वाला पार्ट आपका हिमालय कवर कर रहा है, इसके अलावा आपकी हॉट डेजर्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आपके हिली टेरेन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा, जब इस तरह से पिक्चर्स आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ऐसे प्लेस पर लोग रह नहीं सकते, पर हार्श क्लाइमेट है तो वहां पर आपको ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अगेन रिलेटेड विद दिस, और दिस टाइम दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। अब सेम इमेज है बट सेम इमेज से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री। तो अब इसमें आपके जो 4 कंट्रीज दिए हैं, यानी कि 4 ऑप्शंस में से आपको हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री चूज करना है। तो एज पर द इमेज दिस इज चाइना इज द हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अफ्रीकन कंट्री दैट हैज वेरी हाई पॉपुलेशन। अब यहाँ पर 4 कंट्री आपके दिए हैं, अब आपको इन 4 कंट्रीज में से उस कंट्री को आइडेंटिफाई करना है, अफ्रीकन कंट्री को हाईलाइट करना है दैट हैज वेरी हाई पॉपुलेशन।
ठीक है, तो अब कौन सी कंट्री अफ्रीका में है? दैट इज नाइजेरिया। ठीक है, नाइजेरिया। नेक्स्ट, which continent has the highest number of world's most populous country? तो कौन से कंटिनेंट में वर्ल्ड की हाईएस्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एशिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज व्हाट? दिस इज एक्चुअली आपका कनाडा से रिलेटेड है, ट्रांस कैनाडियन रेलवे से रिलेटेड है। तो स्टडी द गिवन मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर के सारे मैप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर दो पॉइंट ए और बी से आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा चलिए देखते हैं पर्टिकुलर इमेज से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो दिस इज द इमेज दैट इज गिवन इन द बुक। ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि आपको जो सारे पॉइंट है वो आपको याद हो जाए। तो याद रखिएगा, जनरली बच्चे को माइंड पे ये लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, यानी कि नॉर्थ आपका अगर ईस्ट का और वेस्ट के पॉइंट ही पूछेंगे, ऐसा नहीं है। अभी आपने जो क्वेश्चन आपका इमेज जो है यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर मिडिल में दो पॉइंट को हाईलाइट करके दे दिया है। अब आपको बताना है कि ये कौन से दो ऐसे प्लेसेस है। ठीक है, तो ये पॉइंट ए और बी इसके अलावा दूसरे प्लेसेस में भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाएगा। ओके, नाउ नेम द रेलवे लाइन गिवन इन द मैप। तो मैंने आपको बताया दिस इज रिलेटेड विद कनाडा, तो दिस इज ट्रांस कैनाडियन रेलवे लाइन। ओके, ये कौन सा रेलवे लाइन है? ट्रांस कैनाडियन रेलवे लाइन है। अब बात करते हैं इस स्टेशन, तो ए और बी मार्क किया गया है। तो ए आपका कौन सा है और बी आपका कौन सा है? तो एक बार हम मैप को देखते हैं। तो ए आपका रेगिना, ठीक है, और बी आपका कैडबरी, राइट, ये दो हो गया। लेकिन बच्चों के अलावा भी आपको प्लेसेस के नाम याद रखने होंगे। आप चाहे ईस्ट से स्टार्ट करें, आप चाहे वेस्ट से स्टार्ट करें। तो एक बार इस इमेज में मैं आपको इसे भी याद करवाने की कोशिश करूँ ताकि आप इसे पढ़िएगा, क्योंकि एक बार में आपसे नहीं होगा, आपको इसे अभी टाइम है, आप रिवाइज कीजिएगा। जैसे कि आपका सबसे ईस्ट में यहाँ पर शुरू होता है हेलिफैक्स, ये लास्ट बात नहीं है, और ये हेलिफैक्स जा करके कौन से ओशन के पास कंप्लीट हो रहा है? आपके अटलांटिक ओशन। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन है लेकिन यहाँ पर सिडनी है, राइट। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? आप हेलिफैक्स से सिडनी गए, आप हेलिफैक्स से कहाँ गए? आप हेलिफैक्स से सिडनी घूमने के लिए गए। हेलिफैक्स से घूमे तो वो ऑस्ट्रेलिया में मत चले जाना, राइट। अब उसके बाद में फिर कहाँ गए? क्यूबेक गए। हेलिफैक्स से सिडनी, सिडनी से क्यूबेक। ठीक है, आप लिस्ट बनाइएगा डायग्राम के थ्रू, या फिर आप सीधा एक नाम एक के बाद एक करके लिख लीजिए, तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हेलिफैक्स से सिडनी से क्यूबेक। उसके बाद नेक्स्ट नाम क्या है? मॉनिट्रियल, मॉनिट्रियल से ओटावा, ओटावा से कैडबरी, कैडबरी से विनिपेग, फिर रेगिना, फिर कैलगरी, फिर कामलूप, उसके बाद में वैंकूवर और विक्टोरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट हेलिफैक्स, दूसरा पॉइंट विक्टोरिया, दूसरा पॉइंट वहां पर सिडनी, यहाँ पर आपका वैंकूवर। ठीक है, वहां तीसरा क्या है आपका? क्यूबेक, यहाँ पर क्या है? कामलूप। वहां फोर्थ क्या है? मॉनिट्रियल, यहाँ पर क्या है आपका? कैलगरी। तो आप इसे जितना बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपके लिए क्लियर होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत है। इस तरह के क्वेश्चन के आंसर ये आपको रेगुलर इन नामों को पढ़ना पड़ेगा। आप कोई भी सीक्वेंस लगा के, आप ट्रेन लगा करके बताइए कि हेलिफैक्स से हमारे घर सिडनी गए, सिडनी से हम क्यूबेक गए, क्यूबेक से मॉनिट्रियल घूमे, मॉनिट्रियल से ओटावा में उतरे, ओटावा में उतरकर कैडबरी खाए, ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, हेलिफैक्स से हम कहाँ गए? सिडनी घूमे, सिडनी घूमकर क्यूबेक गए। हेलिफैक्स से गाड़ी हमारी कहाँ गई? सिडनी गई, सिडनी से क्यूबेक घूमे, क्यूबेक से मॉनिट्रियल गए, राइट, क्यूबेक से मॉनिट्रियल गए, मॉनिट्रियल एंड ओटावा। क्यूबेक से हम कहाँ जा रहे हैं? मॉनिट्रियल एंड ओटावा। ओटावा में जाकर हमने क्या खाया? कैडबरी। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। तो कैडबरी और कैडबरी, कैडबरी के बाद में अब हमने क्या किया? वूल लिया। कहाँ पर वूल लिया? विनिपेग में वूल लिया, राइट। विनिपेग से वूल लेकर के हम कहाँ गए? विनिपेग से वूल लेकर हम रेजिना, ठीक है, रेजिना में से हम कहाँ गए? कैलगरी गए,
कैलगरी से कामलुप और कामलुप से वैंकूवर विक्टोरिया देखे, कामलुप से वैंकूवर विक्टोरिया देखे। बस आपको ये सुनना है, नाम याद रखना। हैलिफैक्स से सिडनी घूमे, सिडनी से क्यूबेक गए, हैलिफैक्स से सिडनी घूमे, सिडनी क्यूबेक गए, क्यूबेक के बाद मॉन्ट्रियल गए, मॉन्ट्रियल के बाद ओटावा, ओटावा में क्या खाया, कैडबरी, कैडबरी खा के कहाँ गए, फूल लेने विनिपेग गए, उसके बाद रेगिना, रेजिना से फिर कहाँ गए, कैलगरी गए, कैलगरी से कामलुप, फिर वैंकूवर विक्टोरिया। आपको सुनकर इसे याद रखना है, याद हो जाए, ऐसा नहीं कि नहीं हो। अब इसके बाद आप उसे, लेकिन हाँ इसे आप मैप में लोकेट पॉइंट कर करके पढ़िएगा, ठीक, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा, विजिबल होगा एक्चुअली, ठीक है। तो आपका स्टेशन है रेगिना और स्टेशन भी कैडबरी हो गया, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, एक्सप्लेन एनी वन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेलवे लाइन। तो स्टूडेंट इसके सिग्निफिकेंस जितने भी रेलवे लाइन है, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस, इन सारे रेलवे लाइंस के सिग्निफिकेंस पढ़ लीजिएगा। यहाँ से कौन से सामान ट्रेड होती है, क्यों इनका इंपॉर्टेंस है, कौन सी इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करता है, कौन सा फर्स्ट पॉइंट है, कौन सा लास्ट पॉइंट है, मिडिल पॉइंट को पढ़। अब मैं ही आपको बोल रही हूँ फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, बेटा आप अभी बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला पूरा याद करेंगे, तो बेटा पूरा तो पढ़ना पड़ेगा कि हम बोर्ड एग्जाम में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट अब क्या है, एनी वन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहली बात, इट कनेक्ट्स एक मॉनिटरल इंडस्ट्रियल रीजन। अब आप यहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन के बेसिस पर याद रखो कि टू इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर रेलवे लाइन। इस रेलवे लाइन के टू इंडस्ट्रियल रीजन क्या है, क्यूबेक मॉनिटरल इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। क्यूबेक मॉनिटरल क्या है, दे आर द इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। तो टू इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर रेलवे लाइन, ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन का, दैट इज क्यूबेक एंड मॉनिटरल आर द टू इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन। तो हैलिफैक्स से सिडनी, सिडनी से इंडियन घूमे, नाम क्या है, क्यूबेक और मॉनिटरल, मॉनिटरल के बाद ओटावा, ओटावा में जाकर कैडबरी, ठीक है, ऐसे ही करके पढ़, हो गया। अब इसके बाद में क्या है, रीजन विद द हीट बेल्ट। अब ये तो है वो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन, क्यूबेक मॉनिटरल इंडस्ट्रियल रीजन विद द हीट बेल्ट ऑफ द प्रेयरी रीजन। अब यहाँ पर जो ग्रास लैंड पाई जाती है उसका नाम प्रेयरी है। तो अब ये जो है किसके साथ कनेक्ट हो रही है, हीट बेल्ट ऑफ द प्रेयरी रीजन्स, ओके। एंड दिस लाइन इज द इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा। तो आपसे पूछा जा सकता है नेम ऑफ द इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा। तो कनाडा की इकोनॉमिक आर्टरी का नाम क्या है, सो द नेम ऑफ द इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा क्या है, दैट इज ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन इज द इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा, ओके। नाउ सेम आपका जो है क्वेश्चन पेपर, ठीक है, बट दिस टाइम आपका इमेज जो है सेम है बट लोकेशन अलग है। अब मैंने अभी आपको बताया, ये देखिए ये एक लोकेशन दिया है और ये एक, तो अभी हमने पढ़ा ना हैलिफैक्स से सिडनी के, अब एक साइड से ही शुरू करना पड़ेगा, आप एक बार इधर एक बार उधर, आप वहां से शुरू करो, क्लियर होगा। तो बी हो गया हैलिफैक्स और ए हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका वैंकूवर, ओके। तो नेम ऑफ द रेलवे लाइन गिवन इन द मैप, ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन ऑलरेडी हमने कर लिया। नेम द प्लेसेस मार्क्ड एज ए एंड बी, अभी देखो ए हो गया वैंकूवर और बी हो गया हैलिफैक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन जितना सॉल्व करेंगे और रेगुलर आप बैठ के इन इमेज को मिनट अभी ओनली टिल 26 आपके एग्जाम तक आप दे दीजिए, आपका ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन अगर यहाँ से वो भी कवर होंगे तो आपका, ठीक है। अब एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेलवे लाइन गिवन ऑन द मैप। तो अब फिर से इसके बाकी इंपॉर्टेंस, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कब हुआ था, इन 1886, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कब हुआ था, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर, तो ये ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन का था 1886, ठीक है। एंड इनिशियली एज ए पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, अब किसके साथ में एग्रीमेंट के रूप में हुआ था, टू मेक ब्रिटिश कोलंबिया ऑन द वेस्ट कोस्ट, ठीक है। एंड इट कनेक्टेड विच इंडस्ट्रियल रीजन, क्यूबेक मॉनिटरल इंडस्ट्रियल रीजन, वो भी हमने देख लिया, विद द व्हीट बेल्ट ऑफ व्हाट, व्हीट बेल्ट ऑफ द प्रेयरी रीजन एंड द कोनीफेरस फॉरेस्ट रीजन इन द नॉर्थ। तो अब इसके नॉर्थ में कौन सा फॉरेस्ट रीजन है, कोनीफेरस फॉरेस्ट रीजन,
क्लियर हो गया। नॉर्थ में कौन सा फॉरेस्ट रीजन है, कोनिफेरस फॉरेस्ट रीजन। आई होप कि अब आपके ट्रांस कैनेडियन से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्व द गिवन मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये मैप आपका कौन से रेलवे लाइन को कवर करता है? So this is actually ट्रांस साइबेरियन रेलवे रोड, राइट। रेल रोड यानी कि रेल लाइन है एंड इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल लाइन, राइट। तो अब ये जो है आपका इमेज, दिस इज टेकन फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल क्वेश्चन पेपर। ओके, और इस इमेज में आपको दो लोकेशन है, दो पॉइंट है जिसे आपको लोकेट करने हैं, मार्क्ड एज ए एंड बी। इसके अलावा इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर इमेज से रिलेटेड और दूसरे क्या क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। एंड दिस इज द इमेज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। ओके, तो ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्या हुआ इमेज है। तो आपको इसी इमेज से ही क्वेश्चन आएगा। आप इसके पहले जो कलरफुल इमेज लगा दिया, आप डर कर उससे आंसर मत सोचेगा कि इतना सारा पॉइंट हमें याद करना है, नहीं। यहाँ आपको जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं बस आपको याद करना है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है? बिगनिंग है आपका सेंट पीटर्सबर्ग और एंड कहाँ पर होती है? व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, स्टार्ट कहाँ पर होती है? सेंट पीटर्सबर्ग और एंड कहाँ पर होती है? व्लादिवोस्टॉक। तो सेंट पीटर्सबर्ग से सेकेंड स्टेशन कहाँ जा रहे हैं? मॉस्को। मॉस्को से कहाँ घूमे? मॉस्को से कजान घूमे। पीटर्सबर्ग से, सेंट पीटर्सबर्ग से रशिया के कैपिटल पहुंचे मॉस्को। मॉस्को से कजान घूमे। कजान से येकाटिनबर्ग में गए। येकाटिनबर्ग से हम किससे मिले? ह्यूमेन से मिले। अब कैसे याद रखिएगा? सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को और कजान घूमे। सेंट पीटर्सबर्ग के बाद मॉस्को और कजान घूमे। कजान के बाद हम कहाँ पहुंचे? येकाटिनबर्ग। येकाटिनबर्ग में हम किससे मिले? ह्यूमेन से मिले। बस इस तरह से आपको नाम याद रखने, कंट्री के बेसिस नाम याद दिमाग में डालना है। तो सेंट पीटर्सबर्ग से हम कहाँ घूमने गए? मॉस्को और कजान घूमे। कजान के बाद हम कहाँ पहुंचे? येकाटिनबर्ग। और यहाँ से हम किससे मिले? हम ह्यूमेन से मिले। ह्यूमेन से मिलकर हम मस्क कहाँ पहुंचे? मस्क पहुंचे। मस्क के बाद में हम नोवोसिबिर्स्क पहुंचे। हम कहाँ पहुंचे? नोवोसिबिर्स्क पहुंचे। नोवोसिबिर्स्क से हम उसके बाद कहाँ गए? हम गए क्रास्नोयार्स्क। ठीक है, क्रास्नोयार्स्क से हम कहाँ गए? अंगार्स्क। और अंगार्स्क के बाद चिता पहुंचे। चिता के बाद हमारे पास दो स्टेशन बचा है, दैट इज खबरवोस्क और यहाँ से पहुंचे व्लादिवोस्टॉक। तो नाम जरा डिफिकल्ट है, तो नाम के बेसिस पर आप अपने तरीके से इसको याद करने की कोशिश कीजिए, लेकिन याद जरूर कीजिए। तो सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, मॉस्को से कजान, कजान से येकाटिनबर्ग पहुंचे। येकाटिनबर्ग में हम किससे मिले? ह्यूमेन से मिले। तो याद हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को पहुंचे, से हम कजान गए, कजान से हम येकाटिनबर्ग, येकाटिनबर्ग में हम ह्यूमेन से मिले, ह्यूमेन से हमने मास्क लिया, ऐसे भी बोल सकते हैं। ह्यूमेन से हमने मास्क लिया, मास्क लेके नोवो को मिले, मास्क लेकर नोवो से मिले। नोवो के बाद हम कहाँ पहुंचे? नोवो के बाद में हम क्रास्नोयार्स्क। नोवो के बाद कहाँ गए? क्रास्नोयार्स्क। क्रास्नोयार्स्क से हम अंगार से मिले। अंगार के बाद चीता के पास गए। चीता को खबर देकर कहाँ गए? व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, चीता को खबर देकर कहाँ गए? चीता को खबर देकर हम व्लादिवोस्टॉक। तो याद हो गया? क्लियर? एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को पहुंचे, कजान घूमे। कजान से हम निकलकर येकाटिनबर्ग, वहां से हमने क्या किया? ह्यूमेन से मिला। ह्यूमेन से हमने मस्क खरीदा, मस्क खरीदकर नोवो पहुंचे। नोवो से हमने क्रास्नोयार्स्क लिया, वहां से अंगार से मिला, से खबर दिया, खबर देकर व्लादिवोस्टॉक। अब आपको याद हो जाएगा। बस इसके बाद आप स्पेलिंग्स याद कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसके क्वेश्चन, नेम द रेलवे लाइन एंड द कंट्री वेयर इट लाइज। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे कौन से कंट्री में है? रशिया में है। नाउ नेम द स्टेशन मार्क्ड एज ए एंड बी। तो ए आपका क्या है? अंगार्स्क और बी आपका क्या है? चिता। ये दो लोकेशन थे, ए और बी। ए हो गया अंगार्स्क और बी हो गया आपका चिता। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका क्या है क्वेश्चन? स्टेट टू रीजन व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन। अब ये एशिया का इंपॉर्टेंट रूट
तो भाई ये इंपॉर्टेंट रूट तभी होगा जब इससे हमारा बहुत सारा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर्टिकुलर प्लेस में एक है चिता और एक है याक्स। ठीक है, तो ये चिता जो है ये एग्रो सेंटर है और याक्स जो है ये एक फर सेंटर। ठीक है, तो इसके वजह से ये पर्टिकुलर लोकेशन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आता है। नेक्स्ट, इट हैज हेल्प इन ओपनिंग अप इट्स एशियन रीजन। तो एशिया को किसके साथ में कनेक्ट करने का काम कर रहा है? टू वेस्ट यूरोपियन मार्केट। एशियन रीजन को किसके साथ में कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है? वेस्ट यूरोपियन मार्केट के साथ में कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा ये और कौन कौन से कंट्री को कनेक्ट कर रहा है? तो नेम ऑफ द कंट्री दैट इज कनेक्टेड बाय ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूक्रेन हो गया, पाकिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया एंड चीन। ठीक है, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, चाइना के साथ में ये कनेक्ट करने में हेल्प है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरीज, क्राइटेरिया एंड कंट्रीज। तो ये आपका एज पर 2024 का न्यू डेटा है। अगर किसी के बुक में ना हो तो इस डेटा में रिलेटेड जो आप अपने बुक में या फिर आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। जैसे कि आपका लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो देयर आर 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन डेवलप कंट्री, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो। अब 4 ऑफ डेवलपमेंट से कितना होता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मेजरिंग कितना है? 0 से 1 का स्केल है ना, और अबव 0.800 जिसका होगा वो वेरी हाई में आएगा। अब इसके बाद में 0.700 से 0.799, ठीक है, 0.799 ये आपका हाई। अब ठीक इसके नीचे 0.550, ये याद रखिएगा 0.550, यहाँ पर 500 से मत शुरू कर दीजिएगा, जबकि ये आपका शुरू हो रहा है 0.550 से ये 0.6, ठीक है, दैट इज मीडियम। और बिलो जब जाएगा 0.550 से, दैट इज कॉल्ड लो। तो हाउ मेनी आपके वेरी हाई कंट्रीज है एज पर 2023-24 49, ठीक है, और हाई कितने हैं? 49 कंट्रीज है, मीडियम कितने हैं? 42 और लो कितने हैं? 30। तो एज पर दिस अभी हाईएस्ट जो है आपका वेरी हाई कैटेगरी में नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्रीज हो गए, 69 हो गए, और आपके हाई में आ गए 49। तो जो ओल्ड बुक्स थे उसमें ये कंबाइंड करके जो है आपका हाई जो है हाई डेवलप कंट्रीज, हाई ह्यूमन डेवलप कंट्रीज का कैटेगरी था, लेकिन अब इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर। ओके, नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर फॉर द कंट्रीज क्लासिफाइड एज हैविंग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मीडियम के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपका ये नंबर कहां से कहां शुरू होगा, दैट इज 550 से आपका 0.69, ठीक है। तो कंट्रीज अंडर मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट हैव अ स्कोर कितना होगा? बिटवीन 0.550 से अप टू 0.699। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द वेलबींग ऑफ पीपल लिविंग इन कंट्रीज विद अ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो कंट्री है वहां पर जो लोग रहते हैं उससे रिलेटेड आपको फीचर पूछा है, वहां की कंट्री के बारे में पूछा है कि आखिर उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, वहां की गवर्नमेंट कहां पर ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहां एक्सेस टू एजुकेशन या नहीं। भाई एक्सेस टू एजुकेशन होगा ही। तो इन कंट्रीज विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आपका रैंक कितना से कितना, 0.700 से 0.799। और यहाँ पर लोग कैसे किस तरह का लाइफ स्टाइल है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल एंजॉय बेटर एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है, लोगों का क्या है? एक्सेस टू एजुकेशन है। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको हाई देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम। भाई पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पर क्या है? हाई है। हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हेल्थ फैसिलिटीज भी बेटर डेवलप्ड है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर मान लीजिए एक्सेस टू एजुकेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिलेटिवली हाई है, पर कैपिटा इनकम भी हाई है और बेटर डेवलप्ड हेल्थ फैसिलिटीज है,
तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी होगी, इम्प्रूव्ड होगी ना कंपेयर टू मीडियम एंड लो HDI इंडेक्स. ओके, एंड देयरफॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेलबींग इज सिग्निफिकेंट बेटर होगी. ठीक है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेलबींग कैसी होगी बाकी जगह से, यानी कि आपकी मीडियम और आपकी लो लेवल कंट्रीज जो है डेवलप कंट्रीज उससे ये अच्छी होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन फॉर लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन 33 कंट्रीज. ठीक है, तो 33 कंट्रीज में जो लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके पीछे क्या रीजन है. ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स क्या क्या है, सबसे पहला है लो पर कैपिटा इनकम. नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज. लिटरेसी रेट हाई है कि लो है, लिटरेसी रेट भी आपका क्या है, लो है. पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, तो पॉलिटिकल सिस्टम में आपको इनस्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के लिए मिलेगा. पॉवर्टी लेवल कैसा है, तो हाई पॉवर्टी लेवल है. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सबके पास है, डेफिनेटली कम होगी नहीं होगी, तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. ठीक है, सबको पास नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एम्प्लॉयमेंट. जेंडर इनइक्वालिटी है. ठीक है, so these factors reduce life expectancy, education level and income, and the three major component of HDI का क्या है आपका होना चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होनी चाहिए और एक्सेस टू रिसोर्सेस हो. लेकिन जब ये तीनों ही कैटेगरी में आप खड़े नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेटली लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, can there is one particular image based question or map based question. Now study the given map carefully and answer the question that follow. और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है दिस इज एन इनलैंड वाटरवे. तो अब ये कौन सा इनलैंड वाटरवे है अब आपको ये पहचानना होगा. ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे तो नेदरलैंड और यहाँ आपका स्विट्जरलैंड और ये आपका कौन सा वाटरवे में आएगा, जर्मनी लिखा, तो डेफिनेट राइन वाटरवे. Identify the given inland waterway and write its name. So what is this? This is Rhine water. ठीक है, mention its two tributaries joining from east. यानी ईस्ट की तरफ से यहाँ से ज्वाइन होने वाली कितने ट्रिब्यूटरीज के नाम पूछे हैं, दो ट्रिब्यूटरीज के नाम पूछे हैं. एक है आपका रिवर मेन, दूसरा है निकोल और तीसरा है रो. तो आपको दो नाम पूछे, आप कोई भी दो नाम. ठीक है, लेकिन आप सारे नाम याद रखना ताकि आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ टर्मिनल पोर्ट्स ऑफ द गिवन वाटरवे. अब इसके टर्मिनल पोर्ट्स कितने हैं, दो इंपॉर्टेंट, एक हो गया आपका रोटरडैम और एक हो गया बेसन. ठीक है, तो टू टर्मिनल पोर्ट्स ऑफ राइन वाटरवे, एक हो गया रोटरडैम, दूसरा हो गया आपका कौन सा, बेसन. नाउ राइन वाटरवे से ही अब अगला क्वेश्चन, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन. अब यहाँ पर क्या पूछा है, अगेन आपको ए मार्क करके दिया हुआ है और आपको बी, तो आपको इनको आइडेंटिफाई करना. ओके, नाउ with which waterway is the given diagram related? Already we completed Rhine waterway. Mention the name of the places marked as A and B in the given diagram. तो इसके पहले के क्वेश्चन में क्या बोला था कि टू टर्मिनल पोर्ट्स के नाम बताओ. अब यहाँ पर उसी दो टर्मिनल पोर्ट को मार्क किया गया है. ठीक है, तो A जो है आपका क्या है, दिस इज रोटरडैम, और B आपका क्या है. इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट टर्मिनल स्टेशन. ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटरवे गिवन इन द डायग्राम. तो आखिर राइन वाटरवे का इम्पोर्टेंस यूरोप में क्या है, तो इट कनेक्ट्स द इंडस्ट्रियल रीजन. यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है एमसीक्यू लिए या फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, दैट इज इंडस्ट्रियल रीजन कनेक्टेड बाय व्हाट, नेम ऑफ द इंडस्ट्रियल रीजन कनेक्टेड बाय व्हाट, कनेक्टेड बाय राइन वाटरवेज. तो एरियाज जो आपका कनेक्ट होता है किसको, राइन वाटरवे, दैट इज स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम
द नेदरलैंड विद द नॉर्थ अटलांटिक। कौन से अटलांटिक सी? नॉर्थ वाले पार्ट। डेफिनेटली ये नॉर्थ वाले पार्ट को कनेक्ट करेगा, नॉर्थ अटलांटिक रूट को। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज के इंडस्ट्रियल रीजन को कनेक्ट करता है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट इसका फीचर क्या है कि ये कौन से तो है इंपॉर्टेंट मिनरल बेल्ट से क्रॉस करता है? तो भाई ये क्रॉस करता है रिच कोल्ड फील्ड। It flows through a rich coal field. Okay, coal field, and the whole basin has become a prosperous manufacturing area. Okay, तो पहला क्या देखा कि इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन को कनेक्ट करता है। तो कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन को कनेक्ट करता है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड। नेक्स्ट क्या देखा? अच्छा, इसके अलावा ये कौन से सी रूट को कनेक्ट करता है? नॉर्थ अटलांटिक सी रूट को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, नेम ऑफ द सी रूट कनेक्टेड बाय व्हाट? नेम ऑफ द सी रूट कनेक्टेड बाय राइन वाटरवेज। ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक सी को कनेक्ट करता है। कौन से साइड से कनेक्ट करता है? नॉर्थ वाले पार्ट से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या पूछा? ये कौन से मिनरल बेल्ट से क्रॉस करता है? तो भाई रिच कोल फील्ड से क्रॉस करता है। इसके अलावा होल बेसिन हैज बिकम अ प्रॉस्परस वर्ड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है? दिस वाटरवे इज द वर्ल्ड्स मोस्ट हेवीली यूज्ड वाटरवे। तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख के रखिएगा। नेम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट हेवीली यूज्ड वाटरवे, दैट इज राइन वाटरवे। ठीक है, और ये कितना किलोमीटर तक जो है ये नेविगेबल है? 700 किलोमीटर तक, फ्रॉम रोटरडम इन नेदरलैंड टू बेसेल इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो रोटरडम कहाँ पर है? रोटरडम इन नेदरलैंड से लेकर के आपके बेसेल कहाँ पर? इन स्विट्जरलैंड। ये पूरा 700 किलोमीटर का लंबा इलाका जहां पर नेविगेबल। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इंडिया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर 2011। तो इंडिया का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी कि हमारे जो पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है उसका आपका ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन का कंपोजिशन। तो ये आपका एज पर 2011 के सेंसस के बेसिस पर ही है, क्योंकि आपके न्यू बुक में भी सेम ही है। ओके, नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 2 स्टेट विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कल्टीवेट। इंपॉर्टेंट, दो ऐसे स्टेट के नाम बताने हैं जहां पर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कल्टीवेटर्स है एज पर दिस इमेज। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपकी बुक से ही इमेज देखिएगा, आपको बहुत क्लियर विजिबल होगा। कल्टीवेटर्स है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज वर्कर्स है और अदर वर्कर्स। ये अलग अलग कैटेगरीज दिया है और इसके साथ साथ यहाँ आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर सारे स्टेट्स के नाम दिए हुए, प्लस यहाँ पर वर्कर्स इन परसेंटेज है कि कहाँ पर कौन सा वर्कर जो है वो आता है, ठीक है, परसेंटेज के बेसिस पर दिया हुआ। तो अब राइट द नेम ऑफ द 2 स्टेट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कल्टीवेटर्स, तो दैट इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेम ऑफ द स्टेट, 2 स्टेट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कल्टीवेटर्स कौन से है? हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ठीक है, एंड यहाँ पर सीबीएसई ने ये भी कहा, इफ अ स्टूडेंट राइट छत्तीसगढ़ एंड बिहार देन फुल मार्क शुड, दिस मींस दैट छत्तीसगढ़ एंड बिहार also having the highest percentage of what? Also having the highest percentage of cultivator। तो ये चारों स्टेट के नाम लिख के रखना, स्टेट having the highest percentage of what? State having the highest percentage of cultivators। Okay, now the next question, write the name of 2 union territories having the higher percentage of other one। जैसे स्टेट से पूछा, अब यूनियन टेरिटरी से क्या पूछा? यूनियन टेरिटरी से पूछा गया है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अदर वर्कर्स कौन सी यूनियन टेरिटरीज में है? तो दैट इज वेयर चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अदर वर्कर्स, यानी कि ना वो कल्टीवेटर्स में है ना वो आपके लेबर्स वाले कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर लेबर्स में नहीं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज और वर्कर्स में नहीं, वो कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं? अदर वर्कर्स में। और अदर वर्कर्स के लिए ये व्हाइट कलर का जो है आपका यहाँ पर मार्क करके दिया हुआ है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कल्टीवेटर्स इन त्रिपुरा? तो त्रिपुरा में कल्टीवेटर्स का अप्रोक्सीमेट परसेंट कितना है? अबाउट 20%। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ व्हाट?
cultivators in Tripura. कितने परसेंट है? About 20%. Okay. Now the next question that is related with what? National waterway. तो national waterway को आपको identify करना है. कौन सा national waterway? अब ये इंडिया बुक से है और इंडिया बुक में आपका यहाँ पर एक पॉइंट ये दिया हुआ है और पॉइंट बी आपको. So the given diagram is related to which of the following national waterway of India? तो आपको पेरियार रिवर है तो दूसरे तरफ में अष्टमुडी कयाल है. तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा वाटरवे आता है. ठीक है. मार्क ए ऑन द डायग्राम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एंड मार्क बी ऑन द डायग्राम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये आपके कौन से वाटरवे से आता है? तो अगर हम बात करें तो दिस इज नेशनल वाटरवे नंबर 3. ठीक है. के बाद ए इज व्हाट? ए किससे रिलेटेड है? दैट इज कोट्टापुरम. दैट इज ऑप्शन व्हाट? ऑप्शन सी कोट्टापुरम. ठीक है. ए इज व्हाट? इट इज कोट्टापुरम. तो इस नेशनल वाटरवे से रिलेटेड से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपके बुक में बॉक्स बना हुआ है, वहां से आप पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं. जितने आपके ऐसे क्वेश्चंस आते चले जाएंगे तो उसी समय जब आप ये रिवीजन करते रहेंगे तो उस टॉपिक को लेकर भी रिवाइज कर लेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट ऑन द डायग्राम रिलेटेड टू, अब ये कौन सा नेक्स्ट आपका है? दैट इज कोल्लम. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? दैट इज कोल्लम. दैट इज ऑप्शन ए. ठीक है. तो कोल्लम कहाँ है? और यहाँ से आपका फेमस बोट रेस, तो आपका नेहरू बोट रेस होता है, वल्लमकली कहते हैं, उससे वो पर्टिकुलर यहाँ के बैक वाटर्स और कयाल्स में खेले जाते हैं. ठीक है. ऑर्गेनाइज होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, चेंजेस इन शेयर ऑफ लैंड यूज. तो ये भी आपका न्यू डेटा यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है. तो आपके बुक में दिया है वो, तो ओल्ड वाले क्वेश्चन पेपर से मत लीजिएगा क्योंकि वहां पर डेटा चेंज है. ठीक है. आपको अभी प्रेजेंट डेटा के बेसिस पर तरह के क्वेश्चंस को करने हैं. तो 2019-20 तक अपडेट है और ये आपका के बेसिस पर क्वेश्चन देखते हैं. इन 2019-20 which category of land use has undergone the highest rate increase in comparison to 1991. तो दो टाइम पीरियड का कंपैरिजन आपके बुक में दिया हुआ है. एक आपका 1950 वाला टाइम पीरियड, राइट, 1950 से 51 वाला, और एक 2019-20 इन दोनों के बीच का. ठीक है. तो लाइट शेड जो है आपका, ये लाइट शेड आपका 1950-51 वाला है और ये आपका 2019. ठीक है. तो अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा है इन 2019-20. ठीक है. तो 2019-20 यानी कि इस साइड से पूछा, डार्क शेड से. 2019-20 विच कैटेगरी ऑफ लैंड यूज, यानी कि लैंड यूज मतलब क्या? लैंड को जो हम अलग अलग पर्पस में यूज करते हैं, जैसे कि हम उसको फॉरेस्ट के पर्पस के लिए यूज करते हैं, कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं. ठीक है. तो अलग अलग पर्पस के लिए हम जब लैंड को यूज, तो विच कैटेगरी ऑफ लैंड यूज हैज अंडरगॉन द हाईएस्ट नेट इंक्रीज, यानी कि किस तरह की तो लैंड यूज बढ़ी है? बिल्डिंग बनाने के लिए बढ़ा है, फॉरेस्ट के लिए बढ़ा है, बैरन लैंड बढ़ा है, कल्चरेबल वेस्टलैंड बढ़ा है कि कौन सा बढ़ा? तो एज पर द ग्राफ फॉरेस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है. पहले 70 था, अब 20.4. ठीक है. अब कितना है? 23.4, यानी कि प्लस 6.4 जो है आपको इसमें इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2019-20 which category of land use has undergone the highest net decline. तो एक इंक्रीज पूछा, तो दूसरे में आपका क्या पूछ रहे हैं? दूसरे में आपका डिक्लाइन पूछ रहा है इन कंपैरिजन टू 1991. तो डिक्लाइन किस में हमें देखने के लिए मिल रहा है? डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिल रहा है बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड. इसमें आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है. पहले ये आपका 13.4 था और अब वो हो गया कितना? 5.4. तो यानी ये आपका बहुत ज्यादा कम हो गया. तो कितना कम हो रहा है? -8. ठीक है. आपको इस तरह से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा. तो सारा कैलकुलेशन में आप उसको इमेज लेकर नोट डाउन कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी टू रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ लैंड अंडर कल्चरेबल वेस्टलैंड.
अब कल्चरलेबल वेस्टलैंड के डिक्लाइन होने के पीछे क्या रीजन है पूछा गया। So the land reclamation program and government to convert what wasteland into cultivable land। तो ये जो कल्चरलेबल वेस्टलैंड में जो डिक्लाइन हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन है कि ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम अडॉप्ट किया है, गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है कि इस वेस्टलैंड को कन्वर्ट करेंगे इनटू व्हाट कल्टीवेबल लैंड। और अगर वेस्टलैंड कल्टीवेबल लैंड में इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो इसका मतलब कल्टीवेबल लैंड इंक्रीज कर रहा है और वेस्टलैंड जो पहले ज्यादा था अब वो कम हो गया क्योंकि हम उसे अलग पर्पस में यूटिलाइज कर। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर भी तो हमें बढ़ाना है, कल्टीवेशन बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइट। तो दैट्स व्हाई इसमें एक्सपेंशन देखने के लिए मिल रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आपको एक्सपेंशन देखने के लिए मिल रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, प्रेशर एंड डिमांड फॉर फूड। थर्ड क्या है, इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज, राइट, एंड यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। इन सब की वजह से क्या है, तो कल्चरलेबल वेस्टलैंड है वो आपका क्या हो रहा है, कल्चरलेबल वेस्टलैंड आपका डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि हम उसे दूसरे पर्पस करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट डेटा, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। डिकेडल ग्रोथ रेट इन इंडिया 1901 से 2011। डिकेडल ग्रोथ रेट मतलब क्या है, आपका 10 साल में कितना ग्रोथ हो रहा है, किसमें आपको ग्रोथ देखना है, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। तो 1901 में भारत का पॉपुलेशन कितना था और अब इसका ग्रोथ रेट, एक जो है आपका एब्सोल्यूट नंबर में दिया हुआ है और एक आपका किस में दिया हुआ है, परसेंटेज इंक्रीमेंट दिया हुआ है। ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। तो विच डिकेड हैज शोन द नेगेटिव ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो बच्चों जिन लोगों ने आपका फेजेस ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा है, देयर आर 4 phases of population growth in India and these particular question is from that phases से ही है। ठीक है। तो which decade has shown the negative trend of growth rate। तो नेगेटिव ट्रेंड अगर हम बात करें तो ये 1911 से 1921 का जो टाइम पीरियड है तब आपको नेगेटिव ग्रोथ दिखेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, mention any 2 decades in which the percentage decadal growth has shown the regular downward trend। मतलब ऐसे टाइम पीरियड बताने हैं जहां पर आपको रेगुलर आपको डिकेडल ग्रोथ रेट में डाउनवर्ड देखने के लिए मिल रहा है, हर साल वो कम रहा है, वो बढ़ नहीं रहा, वो कम रहा है। तो ऐसे कौन कौन से ईयर है, तो आपको 2 डिकेड्स पूछे, लेकिन एज पर इमेज देयर आर 4 आपके ऐसे आंसर्स में आएंगे। एक आपका डिकेड होगा 1971 से 1981 का टाइम पीरियड, राइट, फिर 1981 से 1991 का टाइम पीरियड, 1991 से 2001 एंड 2001 से 2011। तो अब हमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ की जो फेजेस है उसमें हमने ऑलरेडी देखा है कि 1981 से क्या हो रहा है कि ग्रेजुअली जो है बर्थ रेट डिक्लाइन कर रहा है और डेथ रेट जो है वो आपका ऑलरेडी मॉर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो चुका है। तो इसके पहले 1951 से 1981 का जो टाइम पीरियड है दैट इज नोन एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सपेंशन। लेकिन वो स्टार्ट में जो है आपका बहुत हाई बर्थ रेट था और डेथ रेट कम हो गया, लेकिन आगे जाते जाते धीरे धीरे क्या होता है कि बर्थ रेट भी जो है सीबीआर जो है वो डिक्लाइन करने लगता है। इस वजह से क्या है कि आपको पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आपको क्या दिख रहा है, डाउनवर्ड दिख रहा है, रेगुलर डाउनवर्ड ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी 2 रीजंस फॉर द डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम क्यों हो रहा है, ज्यादा क्यों नहीं हो, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ तो रहा है लेकिन ग्रोथ रेट कम है, परसेंटेज कम है। ठीक है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो 2 रीजन फॉर द डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। नंबर 1, इंक्रीज की मीन एज एट मैरिज। भाई पहले क्या थे, पहले बच्चों की कम उम्र में शादी हो जाती थी, लड़कियों की कम उम्र में शादी हो जाती थी, लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता था। लेकिन अब क्या है, क्योंकि एजुकेशन जो है उस फील्ड पे हम ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, लड़कियों को एजुकेशन मिल रहा है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन हो रहा है। अब ऐसे कंडीशन पे जो लड़कियों की भी शादी की उम्र है वो भी बढ़ चुकी है, तभी आप अपना बेटर कैरियर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे जो मीन एज एट मैरिज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये आपको बर्थ रेट में भी चेंजेस देखने को मिल रहा है। सेकेंड क्या है,
इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन ऑफ फीमेल्स एंड फोर्थ ऑप्टिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। All these are the reason behind declining trend in the population growth of, ठीक है। Now next question, this question is related with इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया के सारे पॉइंट आप रीड कीजिएगा कि कहाँ से लिफ्ट सिस्टम है, कहाँ फ्लो सिस्टम है, कौन कौन से एरिया को कवर करता है, ये सारा कुछ, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मेंशन द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस कैनल। तो आखिर इंदिरा गांधी कैनल कमांड जो है आपका कैनल एरिया का ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन है हरी के बैल, ठीक है, और कन्फ्लुएंस ऑफ सतलज एंड ब्यास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज द एरिया टू द ईस्ट ऑफ कैनल अंडर लिफ्ट इरिगेशन। अब ईस्ट का मतलब क्या है आपका? ये है ईस्ट वाला इलाका। अब ईस्ट का क्या है? लिफ्ट सिस्टम, और ये आपका पाकिस्तान बॉर्डर इधर। तो आखिर ईस्ट वाले साइड पे कैनल का लिफ्ट इरिगेशन क्यों है? ठीक है, तो एरियाज ऑफ द ईस्ट ऑफ द कैनल अंडर लिफ्ट इरिगेशन बिकॉज वाटर इज लिफ्टेड अप टू मेक इट टू फ्लो अगेंस्ट द स्लोप। तो फ्लो अगेंस्ट द स्लोप, अगर मान लीजिए आपका ऐसा स्लोप, ठीक है, और आपका नदी कहाँ से आ रहा है? नदी यहाँ से आ रही है, राइट, पानी यहाँ से आ रही है, तो आपको लिफ्ट के थ्रू क्या करना पड़ेगा? उसको उठाकर यहाँ से यहाँ डालना पड़ेगा, तब तो आपका पानी फ्लो करेगा, राइट। तो ये है रीजन यहाँ पर एरिया ऑफ द ईस्ट ऑफ द कैनल अंडर लिफ्ट इरिगेशन बिकॉज वाटर इज लिफ्टेड टू मेक इट फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द लैंड। हाई लैंड एरिया है ये, कैसा है? हाई लैंड एरिया है। ओके, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? तो अगर हम बात करें इस कैनल इरिगेशन से क्या है, इट हैज लेड टू इंक्रीज इन दी कल्टीवेटेड एरिया। तो डेफिनेट इस इलाके में बारिश कम होती है, बहुत ही कम बारिश होती है, तो यहाँ पर खेती करना मुश्किल था, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटीज आने की वजह से यहाँ पर क्या है? कल्टीवेटेड एरिया इंक्रीज हो गई और साथ ही साथ इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग भी इंक्रीज करती है, ठीक है। अब पहले यहाँ की ट्रेडिशनल क्रॉप्स क्या थे? तो पहले यहाँ के ट्रेडिशनल क्रॉप्स थे ग्राम एंड बाजरा। अब ये ग्राम और बाजरा को रिप्लेस करके अब कौन से क्रॉप ग्रो किए जा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ व्हीट ग्रो किया जा रहा है, कॉटन ग्रो किया जा रहा है, ग्राउंड नट एंड राइस ग्रो किया जा रहा है, ठीक है, एंड विच लेड टू इंक्रीज इन व्हाट? एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्टिव, ठीक है। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट तो है इसका, लेकिन इसके साथ साथ इसके लिए कुछ इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि वहां की जो मिट्टी है उसमें वाटर लॉगिंग हो रहा है, जिसकी वजह से सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है, तो एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि वहां पर जो है अब ऐसे क्रॉप ग्रो किए जाए जिसमें पानी कम लगे, कि राइस के लिए तो मिट्टी वहां अवेलेबल नहीं है उस तरह से जिस तरह से वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो राइस जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसमें पानी चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा पानी अगर हम वहां, जिसकी वजह से क्या हो रही है कि उसकी मिट्टी की जो क्वालिटी है उस पर्टिकुलर एरिया में वो खराब हो रही है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, so this particular question is again related with what? आपका रेलवेज लाइन से है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो आपको कौन कौन सी कॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में पढ़ना है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस कनाडियन रेलवे और आपका ट्रांस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल रेलवे के बारे में आपको पढ़ना है, और ये एक्चुअली कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के साउथ में, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट दिस रेलवे लाइन इज लोकेटेड? तो अभी क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया कि इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेशन ऑफ दिस रेलवे लाइन, मार्क एज ए एंड बी। तो ए आपका क्या है? व्हाट इज ए एंड व्हाट इज दिस? ए आपका फॉरेस्ट है, बी आपका रोटो है। तो आप इसका आप लाइन याद कर लीजिएगा, जितने भी इसके प्लेसेस है जो कनेक्टेड है वो आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? राइट द नेम ऑफ द स्टेशन लोकेटेड एट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट एंड ऑफ दिस रेलवे लाइन। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है इसके जो है स्टेशन से ही पूछे गए, रेल स्टेशन से। तो ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट एंड में कौन से? ईस्टर्न मोस्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलता है?
ईस्टर्न मोस्ट में जो आपका ये जो साइड है ईस्टर्न मोस्ट और ये हो गया आपका वेस्टर्न मोस्ट, राइट। तो ईस्टर्न मोस्ट में आपका सिडनी है और वेस्टर्न मोस्ट में आपका क्या है, पर्थ है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन which is related with what? India's trend of urbanization 1961 से 2011। ओके, तो अगेन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है 1961 से 2011 का डेटा, या 1901 से नहीं है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में 1961 से 2011 का डेटा है। तो इन विच सेंसस ईयर द डेसिनियल ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज द हाईएस्ट। तो कौन से सेंसस ईयर में, तो सेंसस कितने टाइम में होता है, कितने गैप में होता है, 10 साल के गैप में होता है। तो ये आपका उसी के बेसिस पर है 1961, 1971, 1981 ऐसा करते हुए हमारे देश में लास्ट सेंसस कब हुआ था, 2011 में हुआ था। अब चलिए इसके 3 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं। इन विच सेंसस द डेसिनियल ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज हाईएस्ट। कौन से सेंसस पीरियड में आपका डेसिनियल ग्रोथ जो है हाईएस्ट था अर्बन पॉपुलेशन का, इट वाज इन 1981 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द इंक्रीज ट्रेंड ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन। तो अर्बन पॉपुलेशन में इंक्रीजिंग ट्रेंड के बारे में आपको बताना है। तो अगर हम बात करें अर्बन पॉपुलेशन के 1961 का डेटा अगर देखें तो नंबर ऑफ टाउन्स 2365 थे और पॉपुलेशन आपका 78,936.6। तो नंबर ऑफ टाउन्स आपके 1961 में कम थे, लेकिन 2011 आते आते नंबर ऑफ टाउन्स कितने हो गए, 6001। तो टाउन्स कब इंक्रीज करते हैं, जब पॉपुलेशन बढ़ता है, राइट। तो ये हो गया आपके, हम क्या देख रहे हैं कि पॉपुलेशन में हम यहाँ पर टाउन्स की इंक्रीमेंट देख रहे हैं। तो आखिर टाउन्स इंक्रीज होने के जो ट्रेंड है उससे आपको बताना है। तो द रेगुलर इंक्रीज ट्रेंड ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया सिंस 1961 टू 2011 has been and it has recorded कितना है 17.97% in 1961 और आपका 2011 में ये कितना हो गया 31.1। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एनालाइज द कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ नंबर ऑफ टाउन्स ऑफ इंडिया। तो अभी मैंने आपको बताया 1961 में कितने टाउन्स थे, 1961 में आपके जो है 2365 टाउन। बस ये फिगर के ऊपर में ही है सारा कुछ, फिगर को आपको देना है। और उसके बाद में 2011 में ये बढ़कर कितना हो गया 6100। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ टाउन्स रिकॉर्डेड। तो रैपिड ग्रोथ जो है टाउन में कौन से पीरियड में स्पेशली रिकॉर्ड किया गया, 1981 से 19। बस आप इसमें डेटा पुट कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। बस डेटा को ध्यान से आपको देखकर इसे कंप्लीट करना है। ओके, तो स्टूडेंट ये थे आपके आज के जो कई सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैप बेस्ड और इमेज बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया। आई होप कि आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा कि अब आपको इमेज बेस्ड के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। तो आप प्रॉपर तरीके से आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने कई सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग ईयर्स के क्वेश्चन से लेकर इसे कवर किया और प्रेजेंट डेटा को भी इसमें कंपाइल करके आपके लिए ऐड किया। ठीक है, तो अगर कुछ और अगर आपके डाउट हो इमेज बेस्ड क्वेश्चन से तो आप उसे जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसके अलावा आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में आपको कहना चाहती हूँ, इम्पोर्टेंट सजेशन कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके बुक पे जहाँ इस तरह के डेटा है उन डेटा को लीजिए, उन डेटा को स्टडी कीजिए। बस उसके साथ में जो पेजेस में जो पॉइंट लिखे उस पर्टिकुलर डेटा से रिलेटेड वो अगर आप कर लेंगे तो आप बड़े आसानी से इमेज बेस्ड क्वेश्चन के तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चैप्टर के अलग अलग हिस्से पे, बुक के अलग अलग हिस्से पे जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है आप कवर कीजिएगा जो आप करिए। और हाँ, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से आप अच्छे से सारे इमेज को कवर वहां से कर लीजिएगा। इसके अलावा वर्ल्ड मैप से तो आपको पता है कि क्या क्वेश्चन आएंगे क्योंकि वहां पर भी आपको आइडेंटिफाई, तो ट्रांसपोर्ट वाले पॉइंट से ज्यादा कवर कर दे। ठीक है, इसके अलावा इंदिरा गांधी कमांड एरिया वाला कैनल एरिया वो कंप्लीट करना है। इंडिया की जो पॉपुलेशन ट्रेंड है वहां से इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें जितने भी आपके इस तरह के इमेज बेस्ड क्वेश्चन है उनको करके
जरूर से एग्जाम के लिए जाइए, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज आप अपना रिविजन अच्छे से करते रहिए एंड हैप्पी लर्निंग।